वहीं युक्ति अपने रूम में पैकिंग कर रही थी। तभी दिया और किरण जी युक्ति के पास आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर युक्ति ने किरण जी से कहा, माँ आप यहाँ? कुछ काम था? मुझे बुला लिया होता। तो किरण जी ने कहा, हाँ बहू रानी काम तो था, लेकिन मुझे तुम्हारे पास ही आना था क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ देना था। फिर किरण जी ने युक्ति की तरफ एक पैकेट बढ़ा देती हैं। तो युक्ति ने उस पैकेट को देखते हुए कहा, माँ इसमें क्या है? तो किरण जी ने कहा, इसमें तुम्हारे लिए कुछ और है और ये तुम्हें अपने हनीमून पर पहनना है और अभी खोलना भी नहीं, वहीं जाकर खोलना। तो युक्ति मुस्कुराते हुए किरण जी से वो पैकेट ले लेती है। बेचारी युक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सासू माँ ने कुछ अच्छा ही दिया होगा। उसे कहाँ पता था कि उसकी सासू माँ ने कुछ ऐसा दिया है जिसे देखकर तो उसके होश ही उड़ने वाले हैं। युक्ति को पैकेट देने के बाद किरण जी और दिया वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती हैं। वहीं नबी को दिया एक पैकेट दे आई थी। दिया को किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो पहले से ही प्रो थी। वहीं रुचि को सिस्टम में ही सबसे अलग था। उसने जो कपड़े रखे थे अगर वो रोद को पसंद नहीं आए तो वो उन्हें पहनने नहीं देगा। सब अपनी पैकिंग में लगे हुए थे और वहीं रुचि तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। सब अपनी पैकिंग कर चुके थे और जल्दी से सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं क्योंकि कल सुबह ही उनकी फ्लाइट थी। अगली सुबह रुचि सबसे पहले उठकर रेडी हो जाती है। घर वालों को भी पता चल गया था कि रोद और रुचि भी सबके साथ जा रहे हैं और ये जानकर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता था रोद रुचि के साथ जरूर जाएगा। थोड़ी ही देर में सब लोग रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। उन लोगों की ट्रिप 8 दिन की थी। शिल्पी जी ने लड़कों की तरफ देखकर कहा, मेरी बहुओं की जिम्मेदारी तुम लोगों की है और अगर इन्हें ज़रा सी भी तकलीफ हुई तो तुम लोगों की खैर नहीं। शिल्पी जी की बात सुनकर और धमकी सुनकर आदि ने कहा, ओ आंटी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपकी बहुओं का अच्छे से ख्याल रखेंगे। उन्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी शिल्पी जी ने रोद की तरफ देखकर कहा, तुम्हें तो सब पता ही है, तुम्हें तो कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो तुम भी ख्याल रखना और साथ में अपना भी, और ज़्यादा गुस्सा मत करना। शिल्पी जी की बात सुनकर रुद्र सिर हिला देता है। तभी रोद ने कहा, आप लोगों को भी अपना ख्याल रखना है। बिना सिक्योरिटी के कहीं बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। और हाँ, रिया की जिम्मेदारी मैंने तेजा को दी है। उसे कहीं जाना है तो तेजा के ही साथ जाएगी। रुद्र की बात पर शिल्पी जी हमें अपना सिर हिला देती हैं। तभी शिल्पी जी ने रुचि के पास जा कर उसके सिर को चूमते हुए कहा, आप अपना ख्याल रखना। वैसे तो तुम ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तेरा ख्याल रखने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखना। और हाँ, हम तुम्हें मिस करने वाले हैं इन 8 दिनों में। तो रुचि ने शिल्पी जी के गाल पर किस करते हुए कहा, मैं भी आपको बहुत मिस करूँगी मम्मा, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको रोज़ वीडियो कॉल करूँगी। रुचि की इस बात पर शिल्पी जी मुस्कुरा देती हैं। फिर वो लोग एयरपोर्ट के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। अगले 8 से 9 घंटे में उनकी फ़्लाइट इंडोनेशिया एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी थी। रोद रुचि की तरफ देखता है
जो आराम से सो चुकी थी, तो उसे अपनी गोद में उठाकर एयरपोर्ट से बाहर आ जाता है। वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो उनकी कार वहाँ पहले से ही खड़ी हुई थी। वो लोग जाकर कार में बैठ जाते हैं और अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। रोज ने सबके लिए पहले से ही विला को बुक करा के रखा था। उनका वो प्राइवेट विला था। वो विला काफ़ी खूबसूरत था। उसके सामने ही पुल था और रूम से अटैच भी छोटे छोटे पुल थे। रुचि अभी भी रोद की बाहों में सुकून से सो रही थी। रुचि को रोद सीधा बेडरूम में लेकर चला जाता है और बाकी लोग भी अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। रोद रुचि को बेड पर लेकर कर खुद वॉशरूम में शावर लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद रुद्र शावर लेकर बाहर आता है। इस वक्त उसने टॉवल लगा रखी थी। रुद्र रुचि को एक नज़र देखकर अपना फ़ोन उठाकर बालकनी की ओर चला जाता है। रुद्र बालकनी में खड़े होकर बातें ही कर रहा था कि तभी रुचि की नींद खुल जाती है और वो अंगड़ाई लेते हुए बेड पर बैठ जाती है। तभी रुचि की नज़र बालकनी में खड़े रुद्र पर जाती है, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी रुचि उठकर बालकनी में चली जाती है। रुचि ने रुद्र को देखकर कहा, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? कम से कम यहाँ तो मुझे चैन से जीने दो। रुचि के ऐसे चिल्लाने पर फ़ोन के दूसरी तरफ से जो आदमी था वो शॉक्ड था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई रुद्र सिंह ओबरॉय पर इस तरह से चिल्ला भी सकता है। वहीं रुद्र बिन कुछ कहे हुए अपना फ़ोन कट कर देता है और फ़ोन को वहाँ रखे काउच पर फेंक देता है और अपने कदम रुचि की तरफ बढ़ाने लगता है। रुद्र को अपनी तरफ आता देख रुचि अपने कदमों को पीछे की तरफ लेने लगती है। वहीं रुद्र बिना कुछ कहे अपने कदम रुचि की तरफ बढ़ाए ही जा रहा था। वहीं रुचि एक कदम और पीछे ले लेती है और वो छपाक की आवाज़ के साथ सीधा पुल में जा गिरती है। वहीं रुद्र उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। वहीं रुचि पानी के अंदर छटपटा रही थी और साथ ही चिल्ला रही थी। थोड़ी देर बाद रुचि सीधे खड़ी हो जाती है तो पानी उसके पेट के थोड़ा सा ऊपर तक आ रहा था। रुचि सीधा खड़े होकर रुद्र को घूर कर देखती है, जो किसी बिना एक्सप्रेशन के उसे ही देख रहा था। फिर रुद्र धीरे धीरे पुल में उतरने लगता है। रुद्र को पुल में उतरता देख रुचि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रुद्र ने अभी शावर लिया था और अभी वो सिर्फ टॉवल में ही था। वहीं रुचि के कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और उसकी बॉडी से चिपक चुके थे। रुद्र अब बिल्कुल रुचि के करीब पहुंच गया और उसे कमर से पकड़कर खुद से चिपका लेता है। रुद्र के इस तरह करीब जाने से रुचि की बॉडी में एक करंट सा दौड़ जाता है और वो अपने हाथों को रुद्र के खुले हुए सीने पर रख देती है कि तभी रुद्र ने रुचि के करीब जाकर कहा, हम यहाँ हनीमून पर आए हैं तो अलग अलग रूम में क्यों रहना तुम्हें? रुचि को रुद्र की सांसें अपनी गर्दन पर एकदम से महसूस हो रही थीं, जिससे रुचि सिरह रही थी। तो उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, हाँ, हमारी शादी थोड़ी ना हुई है जो हम हनीमून पर आए हैं। रुद्र ने कहा, शादी हुई है या नहीं इस बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस एंजॉय करो। जब रुचि की सांसें उखड़ने लगती हैं तब जाके रुद्र रुचि के होंठों को छोड़ता है। रुद्र रुचि को शावर के नीचे खड़ा करके
सावन ऑन कर थोड़ी देर बाद वो दोनों रेडी होकर हॉल में आते हैं तो देखते हैं सब वहीं थे। रुचि ने प्रथम को देखकर कहा, भाई कुछ खाने को मिलेगा, मुझे बहुत भूख लगी है। तो प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर मिलेगा बच्चा, हमें भी भूख लगी है, हम भी तुम लोगों का ही वेट कर रहे थे, चलो आओ खाना खाते हैं। प्रथम की बात सुनकर रुचि जल्दी से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है और बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। खाने को देखकर रुचि की भूख और भी ज़्यादा तेज होती जाती है और वो जल्दी से उठकर खुद को सर्व करने लगती है। बिना किसी पर ध्यान दिए जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। तभी रुद्र ने रुचि को देखकर अपनी कोड वॉइस में कहा, रुचि मैनर्स कहाँ है तुम्हारे, कैसे खाना रही हो तुम। रुद्र की बात सुनकर रुचि अपना सर उठाकर चारों तरफ देखती है तो खाना उसने कई जगह गिरा भी दिया था और वो अपना सिर उठाकर रुद्र की तरफ देखती है जो उसे ही घूर रहा था। रुद्र को देखकर उसने अपने दांत दिखाते हुए कहा, वो मुझे भूख लगी थी इसलिए जल्दी जल्दी मैं खाना लेने के चक्कर में ये हो गया, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखूँगी। इतना बोलकर रुचि फिर से चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। सब लोग खाना खाने के बाद शाम को घूमने का प्लान बनाते हैं और फिर रेडी होकर सब लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। सब एक साथ गए हुए थे। रुचि ने काफ़ी इंजॉय किया था, यहाँ तक रुद्र ने भी उसे किसी भी चीज़ के लिए रोका टोका बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इस वक्त यहाँ कोई खतरा नहीं था। इंडिया में किसी को नहीं पता था कि रुद्र और बाकी सब कहाँ गए हुए हैं, इसलिए रुद्र ने बिना किसी रोक टोक के रुचि को उसकी मर्जी का करने दिया था। इस सब के दौरान रुचि ने काफ़ी खुश नज़र आ रही थी और उसकी खुशी देखकर रुद्र भी काफ़ी खुश था। रात तक वो लोग अपने विला पर वापस आ जाते हैं। सब काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इसलिए सीधा सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अभी के रूम में युक्ति अपने लिए कपड़े निकाल ही रही थी, तभी युक्ति की नज़र किरण जी के दिए हुए पैकेट पर जाती है। उस पैकेट को देखकर युक्ति के तो फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो एक्साइटेड होकर उसे खोलने लगती है। वहीं अभी इस वक्त वॉशरूम में था। युक्ति पैकेट खोलकर उसमें से ड्रेस निकाल कर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। युक्ति अपने दोनों हाथों में उस ड्रेस को पकड़कर उठाकर देख रही थी। उस ड्रेस के चेस्ट के नीचे एक होल था। उस होल से युक्ति की नज़र अभी पर जाती है जो अभी वॉशरूम से आया था। अभी को देखकर युक्ति जल्दी से उस ड्रेस को नीचे की तरफ रख लेती है और अपने पीछे छुपा लेती है। लेकिन अब युक्ति के छुपाने का तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जो अभी को देखना था वो तो वह देख चुका था। अभी ने वो नाइटी देख ली थी। अभी ने युक्ति के पास आकर कहा, क्या छुपा रही हो बीबी? तो युक्ति ने हकलाते हुए कहा, कुछ नहीं, वो आपकी मतलब की चीज़ नहीं है। इतना बोलकर युक्ति वहाँ से जाने लगती है तो अभी उसे पकड़ लेता है। अभी के पकड़ने पर युक्ति एकदम से सिरह जाती है। तभी अभी ने युक्ति के कान के पास जाकर कहा, आई वॉन्ट टू सी यू इन दोज क्लॉथ्स। अभी की बात सुनकर युक्ति की दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो जाती हैं और युक्ति ने कभी शॉर्ट ड्रेस भी नहीं पहनी थी और अभी उसे ऐसी ड्रेस पहनने के लिए बोल रहा था।
जिसमें कुछ था ही नहीं। तभी अभी ने फिर से कहा, "वांट डू यू दैट मच टू मी?" अभी की बात सुनकर युवती अभी से अपना हाथ छुड़वाकर वॉशरूम में चली जाती है। युवती को देखकर अभी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं युवती वॉशरूम में जाकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने में लगी हुई थी। वो वॉशरूम में तो आ गई थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कपड़े पहनकर वह अभी के सामने जाए तो कैसे जाए। वहीं जब नबी वो कपड़े देखती है तो एकदम से ही उसकी चीख निकल जाती है। नबी को चीखते हुए देखकर पार्थ ने उसके पास आकर कहा, "क्या हुआ? तुम ऐसे चीख क्यों रही हो?" तभी पार्थ की नज़र नीचे गिरी हुई नाइटी पर जाती है तो उसे उठाकर देखता है। उस नाइटी को देखकर पार्थ के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं नबी एकदम से उसके हाथ से वो नाइटी छीन लेती है। तो पार्थ ने नबी को देखकर कहा, "क्या हुआ? ऐसे छीन क्यों रही हो?" तो नबी ने पार्थ को देखकर कहा, "क्योंकि ये तुम्हारे मतलब की कोई चीज़ नहीं है।" तो पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, "लेकिन तुम्हारे मतलब की तो है। अब जाओ जाकर इसे पहन कर आओ।" तो नबी ने मना करते हुए कहा, "मैं ये नहीं पहनूंगी।" तो पार्थ ने नबी से कहा, "अगर पहननी नहीं थी तो खरीदी ही क्यों थी?" तो नबी ने कहा, "ये मैंने नहीं खरीदी थी, मुझे माँ ने गिफ्ट किया था।" नबी की बात सुनकर पार्थ एकदम हैरान रह जाता है। फिर उसने नबी को देखकर कहा, "अगर ये गिफ्ट है तो जाओ जाकर पहन कर आओ। अगर तुम खुद नहीं पहनोगी तो मैं तुम्हें इसे पहनाऊंगा।" इतना बोलकर पार्थ नबी के पास आने लगता है। तो नबी ने उसे रोकते हुए कहा, "अच्छा, जा रही हूँ बाबा।" इतना बोलकर नबी वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वहीं आदि के रूम में आदि बेड पर बैठकर अपने फ़ोन पर कुछ कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र वॉशरूम के गेट पर खड़ी दिया पर जाती है। दिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी। दिया ने इस वक्त ब्लैक कलर की नाइटी पहनी हुई थी और उसके बाल एकदम खुले हुए थे। दिया को देखकर आदि का तो मुँह खुला का खुला ही रह जाता है। वहीं दिया अपने कदम आदि की तरफ बढ़ा देती है। दिया जाकर आदि के पास उसकी ही बगल पर बैठ जाती है। आदि की नज़रें तो दिया से हट ही नहीं रही थी और उसका मुंह अभी भी खुला का खुला हुआ था। तो दिया ने आदि के गाल से लेकर उसकी चेस्ट तक अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा, "क्या सिर्फ देखते ही रहोगे या फिर कुछ करोगे भी? क्या मुझे ऐसे देखकर तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा है?" तो आदि ने दिया का हाथ पकड़कर कहा, "बहुत कुछ हो रहा है और तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने का मन भी कर रहा है।" तो दिया ने आदि की आंखों में देखते हुए कहा, "तो करो ना, रोका किसने है?" वहीं अभी के रूम में युवती अभी भी वॉशरूम में थी। तभी अभी ने वॉशरूम के डोर पर नॉक करते हुए कहा, "बेबी, क्या हुआ? आओ ना। अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा।" अभी ने इतना ही बोला था कि तभी वॉशरूम का डोर खुलता है। अभी युवती देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि युवती ने खुद को बाथरोब से ढका हुआ था। अभी ने युवती को देखकर कहा, "ये क्या है? मैंने तुम्हें क्या पहनने के लिए कहा था और तुम क्या पहन कर आ रही हो?" युवती ने अभी की तरफ देखकर कहा, "आपने जो कहा था मैं तो वही पहन कर आ रही हूँ, बस खुद को ढका हुआ है क्योंकि मुझे शर्म आ रही है।" युवती की बात सुनकर
अभी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बीबी, अब मुझसे भी क्या शर्माना। मैं सब कुछ देख चुका हूँ और हम यहाँ अपने हनीमून पर आए हैं। अगर तुम ऐसे ही शर्माओगी तो हम अपना हनीमून एंजॉय कैसे करेंगे? तो युवती ने कहा, लेकिन मुझे सच में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। तो अभी अपने कदम युवती की तरफ बढ़ा देता है। अभी को अपनी तरफ आता देख युवती अपने कदमों को पीछे की ओर लेने लगती है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है, क्योंकि पीछे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा था। पीछे दीवार से टकरा गई और अभी युवती के बिल्कुल खड़ा था। अभी युवती की आंखों में देखते हुए उसके बाथरूम का नॉट खींच देता है। अभी के ऐसा करने पर युवती अपनी आंखों को एकदम से बंद कर देती है। उसकी धड़कनें पहले से ही बढ़ चुकी थी और वो लंबी लंबी सांसें लेने लग रही थी। युवती ने अपने हाथों को अपनी मुट्ठी पर भर रखा हुआ था, क्योंकि उस रेड कलर की नाइटी में युवती एकदम से कहर ही ढा रही थी। वो नाइटी ही है। अभी युवती को ऐसे देखकर अपने होश खो रहा था। वो धीरे धीरे युवती पर झुकने को लगता है। वहीं युवती अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। धीरे धीरे अभी के होंठ युवती के होठों को छू जाते हैं और युवती को काफ़ी सॉफ्टली किस करने लगता है। युवती के हाथ अभी के बालों को सहलाने लगते हैं। अभी धीरे धीरे युवती को अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है और वो उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। युवती ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। वो इसी तरह अभी को किस को फील कर रही थी और थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स भी दे रही थी। धीरे धीरे अभी युवती की गर्दन पर आकर किस करने लगता है। वहीं बात के रूम में नबी नाइटी पहनकर बाहर आती है। नबी बार बार नाइटी को नीचे तरफ खींच रही थी। जब पास नबी को देखता है तो वह मुस्कुराने लगता है। तभी पात ने नबी से कहा, उसे ऐसे खींचने से वो बड़ी तो नहीं हो जाएगी, बल्कि फट जरूर जाएगी। तो उसे ऐसे खींचना तुम बंद करो। पात के बोलने पर नबी सीधी खड़ी हो जाती है, लेकिन उसने अपनी गर्दन झुका कर रखी हुई थी। तभी पात नबी के पास जाकर उसका चेहरा ऊपर करके देखता है, तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। पात को देखकर नबी ने कहा, तुमने आज तो मुझे ऐसे कपड़े पहना दिए, लेकिन अगर आज के बाद तुमने कभी मुझे ऐसे कपड़े पहनने के लिए कहा तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो पात ने मुस्कुराते हुए नबी से कहा, अच्छा ऐसा क्या करोगी? तो नबी ने कहा, तुम्हारे कोई भी कपड़े मैं पहनने लायक नहीं छोड़ूंगी। नबी की बात पर पात मुस्कुरा देता है और फिर नबी को गोद में उठाकर कहता है, चलो वो सब बाद में सोचेंगे, पहले हम अपने हनीमून को एंजॉय करते हैं। इतना बोलकर पात नबी को बेड पर लेकर चला जाता है और उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं।